Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vashne, and in today's video we will cover another important topic of economics, that is law of variable proportion. उससे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट के तीन टाइप यानी कि टीपी, एपी एंड एमपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं समझ पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग अपने नोट्स बनाते रहना। हर एक डायग्राम का मैं ट्यूटोरियल भी सिखाऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट को हम आउटपुट भी बोल सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट लिखना चाहो प्रोडक्ट लिखना, आउटपुट लिखना चाहो आउटपुट लिखना, लेकिन डेफिनेशन दोनों की सेम है। कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री जितने भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है वो सारे के सारे गुड या जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ है, जिस भी वॉल्यूम में हुआ है, जिस क्वांटिटी में हुआ है, वो पूरी क्वांटिटी प्रोडक्ट या आउटपुट कहलाएगी। प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड कर दिया, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया कि सपोज करो कि हमने ले लिया टाइम जून से लेकर जुलाई तक का। एक महीने के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है वो ही कहलाएगा प्रोडक्ट या आउटपुट। अब प्रोडक्ट और आउटपुट तीन तरीके के होते हैं, टीपी, एपी एंड एमपी। हम आते हैं उसको भी देख लेते हैं। टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। सबसे पहले देखते हैं टीपी को। देखो, अगर ये एक के नाम आप याद कर लोगे तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न या फिर टोटल आउटपुट, ये चारों ही एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। अगर कोई सा भी जाओ याद हो जाए वो कर लेना, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आप सारे लिखना चाहो तो वो भी अच्छा रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टोटल प्रोडक्ट होता क्या है कि जितनी भी टोटल क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो पूरा टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ आउटपुट्स। मतलब कि कुछ भी पर्टिकुलर आउटपुट्स हमने ऑलरेडी हमको दे रखे हैं और हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन किया है वही कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। देखो, सपोज करो मैं अपना टाइम ले लेती हूँ अप्रैल से लेके जून तक का। ठीक है, ये मैंने अपना टाइम पीरियड ले लिया। अब इस टाइम पीरियड में मेरे को प्रोडक्शन करना है सपोज करो बिस्किट का। अब बिस्किट के लिए मुझे कई सारे इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे मशीन, ठीक है, फ्लावर मतलब गेहूं का आटा, ठीक है, चीनी हो गई, शुगर हो गई, मैं कहती हूँ कुछ नट्स हो गई, और भी कई सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं इस समय सिर्फ ये चार ही ले रही हूँ। ठीक है, अब इन चार इनपुट्स का यूज़ करके मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बिस्किट प्रोड्यूस करे हैं। सपोज करो मैंने प्रोड्यूस करे 500 यूनिट्स, तो जो मेरा टोटल प्रोडक्ट होगा वो 500 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल मेरा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन हो रहा है वही कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। आई होप टोटल प्रोडक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब टोटल प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए दो फॉर्मूले हमको दे रखे हैं। पहला MP1 MP2 MP3 का सम और एंड सो ऑन टू MPN, मतलब जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, MP बोले तो मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, MP1 जो पहले पे मार्जिनल प्रोडक्ट था उसका सम, फिर दूसरे का सम, फिर तीसरे का सम, और सो ऑन टू MN, मतलब कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। या फिर इसी को हम और छोटा करके लिख सकते हैं समीशन ऑफ MP, मतलब जितने भी MP होंगे उन सबका सम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एवरेज प्रोडक्ट क्या है। एवरेज प्रोडक्ट मैंने बताया था ना कि एक का नाम याद कर लोगे तो सारे अपने आप याद हो जाएंगे। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज रिटर्न या फिर एवरेज आउटपुट। ठीक है, कुछ भी याद कर लो। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट या फिर पर यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर के चेंज आने से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया है वो हमारा कहलाएगा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ या तो वेरिएबल फैक्टर या फिर पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। इसका वो क्या होगा कि देखो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, वेरिएबल फैक्टर में चेंज आने की वजह से। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी कि इसका फॉर्मूला जो है वो इसी की डेफिनेशन है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। इसकी भी आप थ्रू डेफिनेशन बना सकते हो कि टीपी इज द प्रोडक्ट विच वी गेट बाई द सम या फिर बाई द समीशन ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट्स वी हैव कंज्यूम्ड या वी हैव प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो इसका भी सेम नेम है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न या फिर मार्जिनल आउटपुट। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। मतलब टोटल प्रोडक्ट में एक ऐसा एडिशन जब हम कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर में जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट और एम्प्लॉय कर दें, एक वेरिएबल फैक्टर में अगर हम एक और मोर मतलब एक मोर यूनिट या फिर एक एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय कर दें, तब जो टोटल प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है या कुछ भी चेंज आ रहा है वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर्मूले पे अगर ध्यान दोगे तो MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई भी यूनिट पर अगर हम MP निकालेंगे तो वो जो उस यूनिट की TP है वो और उससे पहले वाली की सब्सट्रैक्शन दिखाएगी हमें कि कितना मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा आया है। क्यों? क्योंकि देखो क्या था कि हमने एडिशनल वेरिएबल यूनिट एम्प्लॉय की है, तो जो भी चेंज आएगा टोटल प्रोडक्ट में वो हमें दिखाएगा MP। मैं एक बार आपको TP, AP और MP ये तीनों ही बाई एक टेबल से समझाती हूँ, इनके फॉर्मूले यूज करके आपको समझ में आ जाएगा। टेबल में हम देखते हैं कि जो फॉर्मूलेस थे उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। टीपी को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं यूनिट से, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल फैक्टर जो भी हमने यूज़ किए। टीपी हमने ऐसे ही अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो, 2 6 12 18 16 18 18 और फिर से 16, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। अब एमपी क्या था कि TPN माइनस TPN माइनस 1।
जैसे देखो पहले पे एमपी एपी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, पहली यूनिट पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ टू और यहाँ पे भी 2। दूसरी पे क्या होगा, एमपी निकालने के लिए टीपी एन माइनस 1 था, तो 6 मतलब टीपी एन क्या है यहाँ पे 1, हम कौन सी यूनिट का निकाल रहे हैं, सॉरी 2 यूनिट का, तो एन क्या हो गया 2, तो टीपी एन यानी कि 6 और टीपी एन माइनस 1 यानी कि 2, तो 6 माइनस 2 4, फिर उसके बाद और नीचे करेंगे तो 12 माइनस 6 6, 16 माइनस 12 4, 18 माइनस 16 2, 18 माइनस 18 0, 16 माइनस 18 माइनस 2। आई होप ये एमपी कैसे निकालना है ये आपको समझ में आया होगा, जो पहले वाली से सबको माइनस करते जाएंगे, ऐसे निकलेगा एमपी। अब एपी कैसे निकालते थे, टीपी अपॉन या तो वेरिएबल फैक्टर या फिर यूनिट। अब टीपी तो ये है, वेरिएबल फैक्टर ये है, तो इस टर्म पे क्या करेंगे 2 अपॉन 1 2, 6 अपॉन 2 3, 12 अपॉन 3 4, 16 अपॉन 4 4, 18 अपॉन 5 3.6, 18 अपॉन 6 3, 16 अपॉन 7 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले भी अप्लाई करने आ गए होंगे। अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हम उसको देखते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो वो है क्या, ये एक ऐसा लॉ है जो कि 3 वेरिएबल्स यानी कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि कैसे हम कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो ये तीनों चेंज होते रहते हैं। अगर इन शॉर्ट देखें तो 3 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। उन तीनों स्टेजेस को हम इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। अब होता यह है कि टीपी जो है वो पहले बढ़ता रहता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो अपनी हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचता है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू होता है। एमपी शुरू से ही घटता रहता है, बस उसकी जो घटने की रेट होती है वो चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीजिंग रेट से घटता है तो कभी डिक्रीजिंग रेट से, मतलब इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट दोनों उसमें चेंज होती रहती हैं। अब मैं एपी की बात करूं तो एपी हमेशा मतलब पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होता। टीपी भी कभी जीरो नहीं होता, लेकिन एमपी जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया। सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे। देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 2 ग्राफ बनते हैं और दोनों ही एक दूसरे के नीचे और ऊपर बनते हैं, मतलब ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर लेंगे, ओरिजिन प्लॉट कर लेंगे। मैंने वाली चीज़ आपको पहले बताई कि हम क्या करते हैं 3 स्टेज में इसको मतलब डिवाइड करेंगे, तो वो 3 स्टेज हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप लोग स्केल यूज़ करना, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। स्टेज 1 को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 3 को कहते हैं नेगेटिव रिटर्न। अब इन तीनों का जो नामकरण है वो क्यों हुआ, क्योंकि इन स्टेज में मतलब फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, इंक्रीजिंग, तो इस स्टेज पे टीपी, एपी और एमपी ये तीनों ही इंक्रीज होती हैं। सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न थी, इन तीनों पे ये इस स्टेज पे ये तीनों ही डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगी। और थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न थी, मतलब इन तीनों को नेगेटिव होना मतलब उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन मैंने आपको ये वाली चीज़ पहले क्लियर करी कि एपी और टीपी ये दोनों ना ही कभी जीरो होंगे और ना ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। लेकिन एमपी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी। अब ग्राफ की बात करते हैं। देखो सबसे पहले टीपी का ग्राफ। टीपी के ग्राफ में क्या होगा, सेकंड स्टेज के लास्ट पे, मतलब जब सेकंड स्टेज खत्म हो रही होगी और थर्ड स्टेज शुरू हो रही होगी, एक ऐसा पॉइंट हम प्लॉट करेंगे जहां पर टीपी जो है वो अपना हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट गेन करेगा। मैंने ये इस तरीके से प्लॉट कर दिया। आप पहले इसको ऐसे प्लॉट करोगे ना और फिर उसके बाद ग्राफ बनाओगे तो ईजी पड़ेगा। ये हो गया हमारा टीपी का ग्राफ, ठीक है। अब जिस स्टेज पे टीपी उसका हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट गेन करता है उस स्टेज पे एमपी जो है वो जीरो होता है। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखते हुए अब एमपी का ग्राफ बनाएंगे। एमपी को जीरो से शुरू किया, बढ़ाया और फिर उसके बाद इस स्टेज पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया उस स्टेज पे हमने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एमपी का ग्राफ। अब एपी का कैसे बनाएंगे, जब फर्स्ट स्टेज खत्म होती है और सेकंड शुरू होती है, मतलब ये वाली लाइन, इस पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां एमपी जो है वो एपी को उसके हाईएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये हो गया हमारा एपी। अब आप सोचोगे कि मैंने एपी को ऐसे सीधा क्यों खींच दिया, नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। अगर मैं इसको नीचे ले लूंगी तो ये इंडिकेट करेगा कि वो एक टाइम पे इस लाइन को, इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेज पे टीपी जो थी वो लगातार बढ़ रही थी, ये बढ़ रही है फर्स्ट स्टेज पे, एपी भी बढ़ रही है और एमपी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये तीनों इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, टीपी अब भी बढ़ रही है, अब भी बढ़ रही है, लेकिन इस स्टेज पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, बढ़ेगी तो अब भी, लेकिन जिस स्पीड से पहले बढ़ रही थी अब उस स्पीड से नहीं, उससे थोड़ी कम स्पीड से बढ़ेगी। और एमपी क्या है, एमपी जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो गई, मतलब कम होना शुरू हो गई, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो गई। एपी भी डिक्रीज होगी, इसलिए देखो ये भी डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है, एपी भी डिक्रीज हो रही है, एमपी भी डिक्रीज हो रही है, और टीपी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न। थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न है, इस स्टेज पे एमपी तो नेगेटिव ही हो जाता है, टीपी अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, टीपी जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी थर्ड स्टेज में, और एपी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी और फिर घटेगी, वो कुछ भी हो सकता है एज पर द टेबल जो भी आप लो। आई होप ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी की बात करूँ इस ग्राफ की। हाँ, मैं एक चीज आपको ये बताना भूल गई कि ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है फर्स्ट स्टेज का, जहाँ पे टीपी जो है हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट से पहुंचने से पहले आती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाली चीज आप याद करना चाहो कर लेना, वरना इट्स ओके। अब हम इसकी अगर थ्योरी देखें जो मैंने आपको इतनी देर से समझा रही थी, वही हम इसकी लैंग्वेज में देखते हैं। एट द इनिशियल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की शुरुआत में एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस, एमपी जो है वो बढ़ता है और उसी समय टीपी भी बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। व्हेन एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम, मतलब जब एमपी जो है वो एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटेगा, मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे काटेगा वहाँ पे फर्स्ट स्टेज हमारी रीच हो जाती है, मतलब फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, एमपी स्टार्ट डिक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टीपी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट।
इसके बाद क्या होगा, एमपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी की वजह से टीपी इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि टीपी उसके हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाएगा, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात हुई, ठीक है, वो यहाँ पे रीच कर गया और इस पॉइंट पे क्या होगा, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज रीच। यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल जाती है। अब उसके बाद अ रेशनल प्रोड्यूसर वुड कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन एट द पॉइंट ऑफ द सेकंड स्टेज। कोई भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर सिर्फ सेकंड स्टेज तक ही अपना कंजप्शन करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे उसकी जो टीपी की यूनिट है वो हाईएस्ट है। अब इसके बाद अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका मतलब उसे सिर्फ लॉस हो रहा है या फिर वो प्रोडक्शन उसे सिर्फ हानि पहुंचा रहा है, कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। इसी वजह से जो भी प्रोड्यूसर होगा वो सिर्फ इसी स्टेज तक, मतलब सेकंड स्टेज तक प्रोडक्शन करेगा। कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उसको उसकी जो प्रोडक्शन है उससे लॉस हो, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसी वजह से जो प्रोडक्शन लेवल है वो सिर्फ सेकंड स्टेज तक चलता है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि आफ्टर दिस स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होगा कि एमपी स्टार्ट्स टू बी नेगेटिव। एमपी स्टार जो है एमपी नेगेटिव हो जाएगी और एमपी के नेगेटिव होने की वजह से टीपी जो है वो डिमिनिश होना शुरू कर देगी। लेकिन एपी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, एस टीपी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। लेकिन एपी जो है वो कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टीपी कभी जीरो नेगेटिव नहीं होगी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, टीपी पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि हमने एपी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो अगर टीपी जीरो हो जाएगी तो जीरो अपॉन कुछ भी कर लो, जीरो को हम किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही तो होता है। अगर टीपी नेगेटिव है, नेगेटिव को हम किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए अगर जब टीपी जीरो नहीं हो रही, टीपी नेगेटिव नहीं हो रही, इसी वजह से एपी भी कभी जीरो भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। आई होप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको समझ में आया होगा, इसका ग्राफ भी अच्छे समझ में आया होगा, सारे प्रोडक्ट के फंक्शंस और जो टेबल थी ये फॉर्मूला सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगी उसको क्लियर करने का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।